नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में संसद और संसद का राज्यसभा हमने अभी स्टार्ट किया था और राज्यसभा का संरचना पढ़ चुके थे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं राज्यसभा का निर्वाचन के बारे में। तो राज्यसभा के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, क्या राज्यसभा के निर्वाचन में हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो राज्यसभा के निर्वाचन में विधानसभा, कौन विधानसभा, स्टेट के या यूनियन टेरिटरीज के, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के दोनों के विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा? नहीं, विधानसभा केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, दो बात आती हैं। क्या क्या चीज़? तो एक बात आती है कि हमें जानना होगा कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। हमने बोला कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मनोनीत सदस्य दोस्तों, मनोनीत सदस्य वो होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा अपने मन से क्या किया जाता है, राज्यसभा में बैठा दिया जाता है। लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया होती हैं, किन किन लोगों को बैठा सकते हैं, लेकिन बिना इलेक्शन किए वो व्यक्ति का राज्यसभा में जाकर के बैठ जाते हैं। और निर्वाचित सदस्य वो होते हैं जिनका हम चुन करके विधानसभा के सदस्यों का हम चुनाव करते हैं और वो विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा का चुनाव करते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। हाँ, एक बात और है कि राज्य विधानसभा के जो यूनियन टेरिटरीज है वो तीन संघ राज्यों में यूनियन वो हैं, विधानसभा है। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीन यूटी में विधानसभा का गठन है। और सभी जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें विधानसभा नहीं है, इसलिए वो राज्यसभा के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकती। बात आती है कि अब इनके चुनाव कैसे होता है। तो इनके चुनाव जो राज्यसभा, तीन चीज़ें, एक होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य। इनका जो चुनाव होता है ये कुछ स्पेशल प्रक्रिया के द्वारा होता है। स्पेशल प्रक्रिया बोले तो इनका चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ध्यान दीजिए बच्चों, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा दोस्तों इनका चुनाव होता है। हम एकल संक्रमणीय पद्धति होता क्या है, तो हम लास्ट में इसकी बात करेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता क्या है। इसको हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या बोला जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोला जाता है। अच्छा ठीक है, अब कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं कि नोट्स में ये है कि 69वें संवैधानिक संशोधन, इम्पोर्टेंट संशोधन, 69वें संवैधानिक संशोधन 1991 के द्वारा दो चीज़ें हुई थी। क्या हुई थी? दो चीज़ें। तो जो दिल्ली था उसे राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होगी, और दूसरी बात कि विधानसभा का गठन किया गया, दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हुई। तो हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं जो कि सबसे अधिक हैं। ठीक है, राज्यसभा की। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो 80 सीटें हैं। ये भी क्या है, सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि सबसे अधिक है। अब दूसरी बात ये आती है कि राज्यसभा का सदस्य हर कोई बन सकता है क्या? हम आप भी बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं भाई, काहे नहीं बन सकते। तो बनने के लिए अगर कुछ आपके पास क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर ये फॉलो करते हैं
तो आप भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है देखते हैं। तो पहली बात कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तब तो चुनाव लड़ सकते हैं, और सब चीज़ें हैं। गैर नागरिक जो विदेशी होते हैं वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नागरिकता अगर है आपके पास तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। आयु सीमा भी है, निर्धारण किया गया है। आयु सीमा कितना है? 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक अगर आप आयु के हैं तो चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं। तीसरी बात आती है कि कोई भी आप सरकारी लाभ का पद धारण किए हों। अगर कोई आप सरकारी लाभ का पद धारण किए हों तो उसको पहले आप त्याग पत्र देना होगा, इसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। चौथी बात आती है कि या तो पागल ना हो और दिवालिया ना हो। अगर ये चीज़ें आप में नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं, 30 वर्ष या उससे अधिक आयु आपकी हो गई है, आप किसी सरकारी लाभ का पद धारण नहीं करते हो और पागल दिवालिया ना हो, तो आप भी क्या कर सकते हैं? राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है भाई, इतनी क्लियर हो गई। हम राज्यसभा की अवधि की अगर बात करते हैं, तो राज्यसभा की कोई अवधि नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। हमने कल भी बात किया था कि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। जैसे कि लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। इनके सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन इनके सदस्य हर दूसरे वर्ष, कितने वर्ष? हर दूसरे वर्ष कितने व्यक्ति क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं? 1/3 सदस्य जो होते हैं वह रिटायर हो जाते हैं। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और जो सीट खाली होती है उन पर क्या होता है? राज्यसभा का चुनाव होता है। ठीक है, हम अगर बात करते हैं कि राज्यसभा के एक शब्द होता है, एक शब्द राज्यसभा के एक राज्यसभा की बैठक से एक रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि राज्यसभा की बैठक कितने सदस्य होंगे तो राज्यसभा की बैठक होगी, तो वो होता है 1/10। अगर 1/10 सदस्य हैं तो राज्यसभा की बैठक होगी, अन्यथा राज्यसभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। ठीक है, बात आती है राज्यसभा का किसकी? राज्यसभा का अधिवेशन। राज्यसभा का अधिवेशन से संबंधित बात आती है तो प्रत्येक बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होने चाहिए। अगर आज बैठक हुई एक, तो अगले 6 महीने के अंदर दूसरी बैठक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये संबंधित है, अधिवेशन से संबंधित है। बात करते हैं फिर, अच्छा राज्यसभा में सीटों के बंटवारा कैसे होता है दोस्तों? तो राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा होता है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा से अगर बात करते हैं तो वो राज्यों के जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के सीटों का क्या होता है? बंटवारा होता है। ठीक है, और ये जो सीटों का बंटवारा जो हुआ था वह 1976 के जनगणना के आधार पर किया गया था। और जो अगला जो होगा आपका सीटों का जो बंटवारा होगा वह होगा 2026 के जनगणना के आधार पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राज्यसभा के शक्ति का, कि राज्यसभा के सदस्यों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्ति होती हैं? तो पहले दोस्तों जो शक्ति होती है वह होती है विधायी शक्ति, और दूसरी बात करते हैं तो ये होते हैं संवैधानिक संशोधन की शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब है कि कोई भी नियम कानून क्या कर सकता है? कोई भी नियम कानून किसी भी सदन में लाया सकता है, चाहे वह पहले राज्यसभा में ला सकता है, चाहे वह किस में ला सकता है? लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक जो विधेयक है जिसे हम धन विधेयक कहते हैं, वो केवल और केवल किस में ला सकता है?
पहले केवल और केवल पहले लोकसभा में लाया जा सकता है, और लोकसभा में लाने के बाद जब प्रस्तावित हो जाता है, पारित हो जाता है, तो फिर वह राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा अगर उसे 14 दिन के अंदर उसे लोकसभा को वापस नहीं करती है, तो वो धन विधेयक स्वतः ही पारित माना जाता है। तो यही जो है राज्यसभा की एक कम शक्ति है, जो लोकसभा को अधिक शक्ति मिले हुए कि लोकसभा में जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में पारित होता है। अगर राज्यसभा अगर अपनी अनुमति देता है तब तो ठीक है, अगर नहीं भी देता है तब भी वो धन विधेयक क्या होगा, पारित माना जाएगा। तो यही हमने नोट में यहाँ पे दिया है कि लेकिन धन विधेयक जो होता है ना, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से कम शक्ति प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा को लोकसभा से कम शक्ति प्राप्त है किस चीज़ में, धन विधेयक के संबंध में। ठीक है दोस्तों, अच्छा ठीक है, बात करते हैं। चलिए अब धन यही है कि धन विधेयक जो है लोकसभा में पहले जाता है। धन विधेयक कहाँ पहले जाता है, तो लोकसभा में जाता है। लोकसभा से कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, अगर राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर वापस नहीं करती है तो वह क्या होता है, स्वतः ही क्या होता है, लागू हो जाता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये था हमारा राज्यसभा का निर्वाचन से संबंधित। आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमण मत पद्धति होता क्या है, इसमें चुनाव कैसे होता है। तो इसमें एक फार्मूला होता है दोस्तों, जो होता है जीत के लिए अगर कितनी वोट होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक वोट फिक्स कर दिया जाता है कि अगर किसी को हमारे 50 या 51 ऐसे वोट क्या होता है, फिक्स कर दिया जाता है। अगर किसी सदस्य को इतना वोट मिल गया तो वो क्या होगा, जीत जाएगा, मतलब कि वो सदस्य क्या होगा, निर्वाचित हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं होता क्या है, जीत के लिए जो मतों की संख्या जो होती है, जीत के लिए मतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो बराबर होता है कुल वैध मत। ध्यान दीजिएगा, कुल वैध मत दिया है, वैलिड मत होंगे, इनवैलिड नहीं होंगे, अपान जितने भी सीट सदस्य होंगे, जितने भी सीटों पर चुनाव होना होगा वो +1 और होल +1 होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, उदाहरण को लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति तो एक ही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुल वैध मत कितने पड़े, 100। वैध मत कितने पड़े, 100। एक राष्ट्रपति का एक ही सीट होता है, तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब +1 ऐड कर देंगे और होल में 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा। तो 100/2 +1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 50 + 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 51। अगर जिसको 51 बहुमत मिल जाएगा, मतलब 51% वोट मिल जाएगा, वो क्या होगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि कैसे होता है उनका चुनाव। तो होता यूँ है कि मान लीजिए कि ये ए जी हैं, ये बी हैं, ये सी हैं और ये डी हैं। ये 4 प्रत्याशी हैं मैदान में। 4 प्रत्याशी होने के बाद इनका क्या होता है, इसमें एक बहुत ज़रूरी ये बात होती है कि इस पद्धति में वरीयता के हिसाब से क्या किया जाता है, एक व्यक्ति, ये नहीं कि एक व्यक्ति केवल वोट देगा, ये इसमें नहीं होता है। इसमें एक व्यक्ति जितने भी लोग उम्मीदवार हैं उन सभी को वोट देगा, लेकिन वरीयता के आधार पर। वरीयता का मतलब, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मनोहर जी हैं और ये डी वाले नंबर को पहली वरीयता देते हैं। ठीक है, पहली वरीयता देते हैं, बी को दूसरी वरीयता दे के दूसरे नंबर पे बी होगा, पहले नंबर तो डी होगा राष्ट्रपति, दूसरे नंबर बी होगा, तीसरे नंबर पे मान लीजिए हम सी को रखा जाता है। मनोहर जी सी कहते हैं कि अगर बी नहीं हुआ तो सी को हम करेंगे, राष्ट्रपति चुनेंगे, और सबसे अंत में अगर कोई नहीं हुआ तो लास्ट जो बचा उसको देंगे। तो इसके आधार पर क्या होता है, वरीयता के आधार पर वोट दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए को कितना मिल गया, तो मान लेते हैं कि ए को मिल गया यहाँ पे कितना, 50% वोट, बी को मिल गया
बी को मिल गया 20% ओस, 5 2 7 हो गया। सी को मिल गया, सी को कितना मिल गया, मान लेते हैं सी को मिल गया 10%, ठीक है। 5 2 7 70, 10 80, तो इसको मान लेते हैं 15 वोट मिला, और इसको मान लेते हैं 5 वोट मिला, ठीक है। ऐसे मान लिया हमने कि इनको 5 वोट मिला। तो इसमें होता क्या है, मतगणना में क्या होती है कि अगर पहली बार काउंट किया जाएगा, पहला जो होगा मत उसका काउंट किया जाएगा, ठीक है। पहली उस पर क्या बोला जाता है, वरीयता के मत को काउंट किया जाएगा। अगर पहली वरीयता के मत में जो सबसे कम होगा उस भाई साहब को क्या किया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा कि आप जा सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो क्या, उनका मत जो होगा वो क्या ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका मत दूसरी प्रेफरेंस के हिसाब से क्या होगा, वो बट जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए 5 है, तो हमने यहाँ पे कर दिया क्या, 3 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, इनको 1 दे दिया, ठीक है। अब फिर क्या कर, गिनती शुरू होगी। तो गिनती जब शुरू होगी तो ये पाया जाएगा कि ये 50 2 52 सीट इन्होंने पाया। यहाँ पे कितना हो गया 22 सीट, यहाँ पे कितना हो गया 16 सीट। तो यहाँ पे ये जो भाई साहब होंगे, ये जो ए भाई साहब हैं, इनको 52 वोट मिल गया, जबकि 51 पे जीत था, इनको 52 मिल गया, तो ये क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में पहली वरीयता के काउंटिंग पे ही क्या होता है, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जिसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, और हमने आज कवर कर लिया पूरा, राज्यसभा को पूरा कवर कर लिया अच्छे से। अब जो अगला सेशन होगा वो लोकसभा का होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।